ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है केमिस्ट्री क्लास, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने एक छोटा सा वो संबंध पढ़ा था अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री। तो उसमें एक नया शब्द आया था कोटि और अणुसंख्यता के बारे में आज हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है, एक तो बोला जाता है अणुसंख्यता के नाम से, वह दूसरा जो नाम है वो है कोटि। अणुसंख्यता और कोटि के बारे में हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। अणुसंख्यता को इंग्लिश में एटॉमिसिटी और कोटि को हम बोलेंगे ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर के नाम से जाना जाएगा। तो अणुसंख्यता और कोटि के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे कोई समीकरण ले ली, जैसे मैंने एक समीकरण ली है N2 + H2, जो आपको भलीभांति पता होनी चाहिए कौन सी समीकरण है। हेबर विधि की समीकरण है, अमोनिया निर्माण के बहुत ज़्यादा पढ़ते हो आप। N2 + H2 टेंस टू क्या होता है NH3। इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो प्रकार के एटम हैं। बैलेंस करने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, 1 को 2 बनाया जा सकता है ऑफकोर्स, 2 से गुणा करके। तो मैं आगे क्या लगा दूंगा? 2। क्या लगा दिया? 2। 2 लगाते हैं, 2 तिया 6, और यहाँ पर कितने? 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन तो इक्वल हो गया, बट हाइड्रोजन इधर 2 हैं। 2 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है या फिर इसकी कोटि कितनी है, अणुसंख्यता और कोटि, तो मैं आपको नॉर्मली ये बता देता हूँ कि अणुसंख्यता में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु के जितने अणु भाग लेते हैं, मतलब अभिक्रिया में कितने अणु, परमाणु या फिर आयन क्या है भाग ले रहे हैं, बशर्ते समीकरण संतुलित होनी चाहिए। तो अणुसंख्यता देखी जाए तो 3 अणु इसके और 1 अणु इसका, तो अणुसंख्यता तो कितनी है? 4। लेकिन जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है ये आपको आना चाहिए। तो हमारे पास जो ये अभिक्रिया है N2 + 3H2 टेंस टू 2NH3, जो ये अभिक्रिया है ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि। अब बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है, अणुसंख्यता और कोटि बराबर नहीं दिखाई दे रहे। हमें यही पढ़ना है आज की क्लास में। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं एटॉमिसिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है अणुसंख्यता। एटॉमिसिटी, अणुसंख्यता। तो अणुसंख्यता के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अणुसंख्यता, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि अभी अभी मैंने क्या बोला, कोई भी रासायनिक समीकरण है बशर्ते क्या होनी चाहिए? संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की या फिर परमाणुओं की या फिर आयनों की जो संख्या है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? अणुसंख्यता के नाम से जाना जाता है। तो हम सीधी सी क्या लिखेंगे? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण, आप इसे क्या लिख सकते हो? स्टोइकियोमेट्री समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक में उपस्थित
अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं, आयनों की वह संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, अणु संख्यता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरणार्थ मैं यूँ लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ने मिलकर क्या बनाया? उत्पाद। तो इसकी कोटि कितनी होगी, सॉरी अणु संख्यता कितनी होगी? अब ये बताओ कि इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? ए का एक अणु, बी का एक अणु, तो टोटल 2 हो गए। तो इसकी अणु संख्यता कितनी हो गई? 2। ए टेंड्स टू उत्पाद, अणु संख्यता कितनी होगी? 1। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद। तो अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि ए, बी और सी 3 अणु मिलकर क्या कर रहे हैं? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको बात समझ में आई कि अणु संख्यता किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक संतुलित या फिर कोई सी भी समीकरण संतुलित होनी चाहिए में उपस्थित अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं या फिर आयनों की वह संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। फिर हमने इसे उदाहरण की हेल्प से देखा। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास, अगली जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है वो है कोटि। कोटि की यदि हम बात करते हैं, ऑर्डर, कोटि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो कोटि किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैंने लिखा था N2 प्लस 3H2 टेंस टू 2NH3। तो इसके लिए यदि मैं वेग नियम लिखूं, क्या लिखा मैंने? वेग नियम। तो वेग नियम स्मॉल r इज इक्वल टू के, वेग r इक्वल टू कितना रहेगा? के N2 की सांद्रता, क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यही बोलता है कि अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है इसको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अब यहाँ इनकी घात कितनी रहेगी? 0। क्यों? क्योंकि एक शून्य कोटि है। तो सीधी सी परिभाषा क्या बन जाती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या होती है। उसके वेग निर्धारक में कितने अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं, उनकी जो संख्या है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग निर्धारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले
क्रियाकारक या फिर अभिकारक बोल सकता हूँ मैं, क्रियाकारक के अणुओं या परमाणुओं की संख्या होती है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं या परमाणुओं की संख्या होती है। इसके अलावा इसकी एक अतिरिक्त डेफिनेशन और बनाई जा सकती है। तो क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं, अथवा करके एक और परिभाषा इसकी क्रिएट की जा सकती है। कैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से किसी अभिक्रिया के वेग नियम में क्रियाकारक अणुओं की सांद्रताओं की घातांकों का योग, सांद्रता की घातांकों का जो योग है, दोनों को जोड़ दो, सांद्रता के घातांकों का योग जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, कोटि के नाम से जाना जाता है। तो इसके दूसरी परिभाषा क्या लिखूंगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में क्रियाकारक की सांद्रता की घातांकों का जो योग है उसे किस नाम से जाना जाता है, उस अभिक्रिया की कोटि के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ A टेंड्स टू उत्पाद, हमने एक अभिक्रिया लिखी A टेंड्स टू उत्पाद, तो इसका मतलब क्या है कि A ने उत्पाद बनाया और यदि इसका वेग नियम हमें दिया गया है, ये लैब में प्राप्त होते हैं। वेग नियम यदि हमें दिया जाता है, एक सांख्यिकीय मान है कि A की पावर यदि मेरे को 1 दिया गया है तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी है, 1 होती है। कोटि कितनी होती है, 1। तो क्या ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की कोटि उसके वेग नियम पर निर्भर करती है। जैसे एक और अभिक्रिया हमें दी गई है, जो अभिक्रिया दी गई है A+B ने मिलकर क्या बनाया, उत्पाद। और इस अभिक्रिया के बारे में ऐसा लिखा गया है, वेग नियम जो लिखा गया है R बराबर के A की पावर 1 B की पावर 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 + 1 बराबर 2। सांद्रता को सदैव ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर भी आपसे सांद्रता की बात करेंगे तो सांद्रता को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। सांद्रता को सदैव किस में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में ही व्यक्त किया जाता है। अभी हम कुछ ये देखते हैं कि इनकी अणु संख्यता कितनी होगी, 1 2। तो अणु संख्यता 2 है, इसकी भी अणु संख्यता कितनी है, 1। मतलब कोटि और अणु संख्यता बराबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोटि और अणु संख्यता दोनों के मान सदैव क्या हो, बराबर। अर्थात जो कोटि है और अणु संख्यता है दोनों भिन्न भिन्न राशियां हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की
किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता सदैव समान हो आवश्यक नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सदैव क्या रहेगी, बराबर, ये अलग अलग भी रह सकती है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि कोटि और अणु संख्यता दोनों के मान जरूरी नहीं है बराबर हो, दोनों के मान अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर पाए जाते हैं। उन अंतरों को हमको लिखना है। तो सबसे बड़ा जो अंतर देखा गया वो क्या देखा गया कि अणु संख्यता और कोटि दोनों के मान अलग अलग होते हैं। साथ ही आपने ये देखा कि जो है अणु संख्यता वो वेग निर्धारक पद पर निर्भर नहीं करती, जबकि कोटि वेग निर्धारक पद पर निर्भर करती है। उसके अलावा यदि अब एक नंबर का सीधा सा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि अणु संख्यता व कोटि में अंतर लिखिए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अंतर हमेशा बीच में लाइन खींच कर लिखा जाता है, कोटि। तो अणु संख्यता और कोटि में सबसे पहला अंतर दोनों की परिभाषा लिख दी जाएगी। पहला अंतर क्या लिखूंगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु परमाणु आयनों की संख्या, आयनों की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। यहाँ कोटि की परिभाषा लिख दो। दूसरा, यह अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद पर निर्भर नहीं करता। इधर क्या लिखेंगे हम, निर्भर। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, संख्यता, और संख्यता कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना भिन्नात्मक ये होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका मान सदैव 0 से अधिक पूर्णांक, अर्थात हम शॉर्टकट में लिखें तो धनात्मक पूर्णांक होता है। इधर क्या लिखेंगे, इसका मान 0 भिन्नात्मक, मतलब बटे में भी हो सकता है, 0 भिन्नात्मक भी हो सकता है। आपको ये अंतरों को ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि 3 से ज़्यादा नहीं होती। एक नोट करके लिखेंगे हम, नोट, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि कोटि का अधिकतम मान, कोटि का न्यूनतम मान, दोनों बुकों में ही लिखा हुआ है, आरबीएससी व सीबीएसई के में, कोटि का न्यूनतम मान 0 व अधिकतम मान 3 हो सकता है। कोटि जो है उस कोटि का न्यूनतम मान तो 0, लेकिन अधिकतम मान कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो न्यूनतम और अधिकतम मान का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने लिखा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है उसे अणु संख्यता कहते हैं।
उसके अपोजिट वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक के या अणुओं की संख्या जो होती है उसे कोटि कहते हैं। ये वेग निर्धारक पद पर निर्भर करती है, ये वेग निर्धारक पद पर निर्भर नहीं करती। इसका मान 0 से अधिक पूर्णांक होता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव धन पूर्णांक होगा, लेकिन इसका मान क्या हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा कि कोटि का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान कितना होगा, 3 हो सकता है। न्यूनतम 0 और अधिकतम कितना होगा, 3 होगा। अब आपने देखा कि कोटि जो है वो कोटि फिक्स नहीं है, तो जो कोटि है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोटि निर्भर कर रहती है। जैसे कि कोई अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। एक तो होता है कोई भी अभिक्रिया है, एक स्लो मोशन में जाती है और एक फास्ट मोशन में जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्लो मोशन है वो उसकी कोटि को निर्धारित करता है, फास्ट मोशन उसकी कोटि को निर्धारित नहीं करता। फास्ट मोशन उसकी कोटि को निर्धारित नहीं करता। अभिक्रिया जो होती है वो अनेक पदों में संपन्न होती है। उन पदों में से जो स्लो पद है वही कोटि का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। उन उदाहरणों की कोटि और अणु संख्यता हमें लिखनी है। एक तो क्या लिखना है, हमें अणु संख्यता लिखनी है, और एक क्या लिखनी है, हमें कोटि लिखनी है। उदाहरण है बहुत छोटे छोटे, मतलब वही रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि एक तो मैंने आपको बताई दी थी, N2+3H2 टेंड्स टू 2NH3। पहले ही यदि हम लिखें, हेबर विधि जिसे बोलते हैं, N2+3H2 टेंड्स टू 2NH3, तो इसके बारे में हमने लिखा, क्या लिखा कि अणु संख्यता 3 और 1 कितनी हो जाएगी, 4, लेकिन कोटि कितनी रहेगी, 0। कोटि कितनी होती है इसकी, 0। ये प्लेटिनम और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में संपन्न होती है 200 एटीएम दाब और 573 केल्विन ताप पर। इसका पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है। सेकेंड अभिक्रिया हमने लिख दी, H2+Cl2 क्या बनेगा, HCl आपको भली भांति पता है, 1 और 1 2 अणुओं ने भाग लिया है, बैलेंस करो 2HCl आ जाएगा। ये किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश और कहाँ पर, जल की सतह पर ये हेलोजनीकरण संपन्न होता है। जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कितनी कोटि का है, ये भी 0 कोटि की अभिक्रिया है। अगला उदाहरण हम बात करते हैं एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। किसमें, अम्लीय माध्यम में एस्टर। एस्टर मतलब CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये होता है एस्टर। इस एस्टर का हमें क्या करना है, जल अपघटन मतलब H2O के साथ क्रिया। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड OH और C2H5OH का निर्माण होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर ये है एसिटिक अम्ल, ये एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है इस अभिक्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की अणु संख्यता की यदि मैं बात करता हूँ तो 1 और 1 2 अणु यहाँ पर भाग ले रहे हैं। कितने अणु, 2, लेकिन इसकी कोटि कितनी होती है, 1। R बराबर क्या होता है, K CH3CO2 CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, जो ये है इसे क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं, ठीक है। अगली है फोर्थ। इसके और यदि हम उदाहरणों की बात करते हैं तो एक है 2N2O5 टेंस टू 2N2O5 टेंस टू 4NO2 प्लस O2। इसकी जो कोटि है, अणु संख्यता है वो 2 है, लेकिन इसकी जो कोटि है वो कोटि कितनी है, 1 है। उसका रीज़न R बराबर K N2O5 की सांद्रता की 1 घात। रीज़न क्योंकि ये अनेक पदों में संपन्न होती है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आवश्यक नहीं है कि कोटि और अणु संख्यता बराबर हो, लेकिन आपको एक चीज़ भली भांति दिखाई दे रही है
कि अणु संख्यता सदैव कोटि से ज़्यादा होगी, बराबर होगी, तब तो है ही सही, लेकिन 99% कोटि और अणु संख्यता में ये रिलेशन ज़रूर होगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आज की क्लास में हमने अणु संख्यता और कोटि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करा। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, फिर उसके बाद प्रथम कोटि, जिनमें से एक डेरिवेशन एग्जाम में आना श्योर होता है। ठीक है, धन्यवाद।